Guys, in the previous part we have covered much of the topics and जो थर्ड पॉइंट है टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक पहले रिकैप देखते हैं, उसके बाद फोर्थ पॉइंट को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी वो बंद करा दी गई थी गांधी जी के थ्रू, बिकॉज चौरी चौरा मूवमेंट हो गया था। वहाँ पर जो था पुलिस स्टेशन पर फायर लगा दी गई थी। फिर क्या हुआ, लॉर्ड इरविन ने डोमिनेंट स्टेटस जो था उन्हें ऑफर करा था। उसके बाद साइमन कमीशन लाया गया था ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग जो है वो इजीली हो सके। बट जो यंग लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये चाहते थे कि डोमिनेंट स्टेटस ना हो, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ये सब उनकी डिमांड्स थी। तो उन्होंने उसे अपोज करा। जो साइमन कमीशन था उसे कांग्रेस मना कर रहा था कि ये नहीं आना चाहिए क्योंकि उसके अंदर कोई भी नहीं था इंडियन। तो इसीलिए लाला लाजपत राय ने और उनकी टीम ने उसे अपोज करा। वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय जो थे उनकी डेथ हो गई। फिर क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थे वो ड्रॉप हो चुके थे, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो गए थे और पीसेस जो थे रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी थी अबाउट सॉल्ट टैक्स, लैंड रेवेन्यू, डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस की जो डिमांड्स थी वो सब रखी थी। बट इरविन जो थे वो इंटरेस्टिंग नहीं थे उनकी बात मानने के लिए, इसलिए सॉल्ट मार्च करा गया था गांधी जी के थ्रू, जिसके अंदर गांधी जी और 78 वॉलेंटियर्स ने जो था साबरमती से दांडी तक कवर करा था 240 माइल्स का एरिया, और वहाँ पर सॉल्ट लॉ जो था उसे वायलेट करा गया था। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला और उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो डर गई थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर फिर अबाउट 1 लाख जो सत्याग्रही थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। उन्हें छुड़वाने के लिए गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट साइन करा, बट वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं था, जिसके कारण से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा स्टार्ट करा। बट उसमें लिमिटेशंस रह गई थी और वो लेस पॉपुलर रहा था। लास्ट पॉइंट, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्शली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। अगर सभी लोगों का सेम एस्पिरेशन होता तो जब मंगल पांडे के टाइम पर रिवोल्ट्स हुए थे तो तभी हमें आज़ादी मिल जाती, पर हर कोई अपने अपने लिए लड़ रहा था। कोई यूँ नहीं चाहता था कि देश को आज़ादी मिलनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी, यूनिटी नहीं थी, और इसी कारण से वो वॉर हार दी गई थी। फिर उसके बाद समझ में आया लोगों को, कांग्रेस को समझ में आया कि अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो यूनिटी ज़रूरी है। इसीलिए सॉन्ग्स, प्रिंट्स और सिंबल्स उन्हें यूज़ करा गया ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करा जाए। बाय 1921 गांधी जी जो थे उन्होंने स्वराज फ्लैग ट्राई कलर जो था उसे डिज़ाइन कर लिया था। रेड, ग्रीन और वाइट उसके अंदर कलर थे और बीच में जो था स्पिनिंग व्हील था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था गांधी जी के आइडिया को ऑफ सेल्फ हेल्प, यानी कि हम खुद अपना काम करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, इस बात को वो व्हील रिप्रेजेंट कर रहा था। तो 1932 में ट्राइकलर फ्लैग जो था उसे फाइनल करा गया था। भारत माता एलिगरी बनाई गई थी। एलिगरी हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में देखा था, जैसे मरियान था और जर्मनी का जर्मेनिया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भारत माता एलिगरी बनाई गई थी बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1870 में वंदे मातरम जो था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। उसके बाद भारत माता की जो फेमस पेंटिंग थी रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, और इंडियन लीडर जो थे उन्होंने भी फोक टेल्स को यूज़ करा था टू डेवलप द नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द पीपल। तो यहाँ पर देखते हैं कि फोकलोर का क्या काम रहा। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिट्राइव इंडियन फोक्स। In late 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends.
जो आइडिया था नेशनलिज्म का उसे डेवलप करने के लिए इन्होंने फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स को जो था, जो बार्ड्स गाते थे उन्हें रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया नेशनलिस्ट ने, और अलग अलग जगहों पर वो उन्हें सुनाने लगे और लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग को भरने लगे थे। These tales they believed gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces। यानी कि ये जो टेल्स हैं, फोक टेल्स एंड सॉन्ग्स जो कि गाए जा रहे थे, उनसे ये बिलीव करा जा रहा था कि लोगों के आगे असली पिक्चर आएगी कि जो हमारा कल्चर था, ट्रेडिशनल कल्चर था, उसे करप्ट करा गया और डैमेज करा गया आउटसाइड फोर्सेस के थ्रू, यानी कॉलोनियल रीजन बना करके। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। तो जो फोक ट्रेडिशन था ये माना जा रहा था कि बहुत ज़रूरी है इसको रखना, इसको संभाल के रखना, प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि नेशनलिस्ट की फीलिंग जो है वो लोगों के अंदर लाई जा सके। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो थे बैलेड्स, नर्सरी राइम्स और मिथ्स जो थे उन सबको कलेक्ट करा और मूवमेंट जो था वो स्टार्ट करा था। इन मद्रास नतेसा शास्त्री published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India। तो मद्रास में नतेसा शास्त्री ने मैसिव 4-वॉल्यूम कलेक्शन जो थी तमिल फोक टेल्स के कलेक्शन को पब्लिश करा था, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से। वो ये मानते थे कि जो नेशनल लिटरेचर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी टू डेवलप द नेशनल फीलिंग। अगर हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें कि हिस्ट्री ने किस तरीके से नेशनलिज्म डेवलप करा, तो वो देखते हैं। By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be brought about differently। कि भाई अगर हमें नेशनलिस्ट फीलिंग लानी है तो लोगों को इंडिया की हिस्ट्री बताने की ज़रूरत है। बिकॉज पहले माना जाता था, कहा जाता था कि इंडिया सोने की चिड़िया है, हम बहुत ही ज़्यादा रिचली सप्लाइड थे रिसोर्सेज से, जिसके कारण से ब्रिटिश जो थे इंडिया में आए थे और उन्होंने खुद को जो था बहुत ही ज़्यादा ऊपर माना था और इंडियंस को वो बैकवर्ड समझते थे, प्रिमिटिव समझते थे और ये मानते थे कि इंडियंस जो हैं वो काम नहीं कर सकते, अपनी गवर्नमेंट को नहीं चला सकते। तो इसके लिए उन्होंने कहा, इंडियंस ने करा क्या, उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो इंडिया की ग्रेट अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का गवर्नमेंट बहुत अच्छा था। They wrote about the glorious developments in ancient times when art and architect, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के अंदर आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, जो रिलीजन, कल्चर थे, लॉज थे, फिलॉसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, ये सब, इन सब में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे था और इसी कारण से यहाँ पर कॉलोनी जो थी बनी थी और उसके बाद ही यहाँ पर जो था चीज़ें डिस्ट्रॉय होने लगी थी। These nationalist histories urged the readers to take pride in India's great achievements। अब जब हिस्ट्री उन्हें बताई गई कि ब्रिटिशर से आने से पहले हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी थी, तो लोगों को समझ में आया कि हाँ, हमारा जो इंडिया है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। उन्होंने स्ट्रगल करे क्योंकि वो ब्रिटिश रूल था और उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़े, बट नेशनलिस्ट फीलिंग उनके अंदर आई और उन्होंने उनके अगेंस्ट बोला और 1942 में फाइनली क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करी गई और इंडिया को 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन अगर हम देखें तो वो है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता गया, इसी कारण से, इसी गुस्से से अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग क्लासेस जो थे
वो साथ आए। फर्स्ट हाफ जो था 20th सेंचुरी का उन्होंने अपोज करा और वो जीते। जो कांग्रेस के लीडर्स थे और महात्मा गांधी थे, उन्होंने मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करे इंडिपेंडेंस के लिए, एंड थ्रू सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट्स ट्राई टू फॉर्म अ नेशनल यूनिटी। उन मूवमेंट्स की हेल्प से वो नेशनल यूनिटी बनाना चाहते थे। अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस के अलग अलग एस्पिरेशंस थे, जिसके कारण से पहले हमें आज़ादी नहीं मिली, बट उसके बाद जब सभी साथ में आए थे तो आज़ादी मिल गई थी। यानी कि जो यूनिटी है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। You are requested to watch all the parts to get all the knowledge of this chapter। और हिस्ट्री कंप्लीट कर दी गई है बिकॉज हिस्ट्री के तो 2 ही चैप्टर थे। इस ईयर के लिए सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं हिस्ट्री के और दोनों चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। सो यू कैन वॉच देम इन द हिस्ट्री प्लेलिस्ट।